Assalamu alaikum and welcome back to our channel. Today we are going to translate and explain the poem The Second Coming, written by Irish writer, Irish poet known as William Butler Yeats, or we call W.B. Yeats. तो एक्चुअली द सेकेंड कमिंग एक मॉडर्न पोइम है जो कि 1990 में लिखी गई थी, यानी मॉडर्न एज में लिखी गई है। और जैसा हमें पता है कि मॉडर्न एज की फीचर्स ही डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन है, और वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू फॉल्स इन दैट एज। और जिसकी वजह से जो लोग हैं वो लोनलीनेस और डिस्ट्रक्शन, उनके अंदर तक इनर सोल जो है वो डिवास्टेटेड है, डिस्ट्रक्शन उसकी हुई हुई है। अब द सेकेंड कमिंग जो है, जिसका टाइटल से ही पता लगता है, क्रिश्चियनिटी के अंदर, इस्लाम के अंदर, क्रिश्चियनिटी के क्रिश्चियन है और W.B. यीट्स, और उनका मानना भी है कि जीसस क्राइस्ट दोबारा से आएंगे। जिस तरह वो पहले आए थे जब दुनिया में तबाही थी और जो लोग थे उनको बेराह रवी का शिकार थे, यानी उनको कोई मकसद नहीं था मिल रहा और हर जगह तबाही और फसाद था। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा इस दुनिया में आए थे। तो अब जो मॉडर्न एज की कंडीशन है उनको देख के उसको लग रहा है कि सेकंड कमिंग बहुत करीब है, क्योंकि वैसे ही हालात दोबारा इस दुनिया के हो रहे हैं। अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं W.B. Yeats, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फॉल्कन कैन नॉट हेयर द फॉल्कनर। टर्निंग एंड टर्निंग मतलब टाइम जो है वो गुजरी जा रहा है, टर्न करी जा रहा है, और इज़ वाइडनिंग एक वास्ट जायर यानी कि अनस्टॉपेबल मूवमेंट और फोर्सफुल या सर्कुलर मूवमेंट के अंदर जो है वो टाइम घूम रहा है और बहुत तेज़ी से घूम रहा है और वाइडन हो जा रहा है, यानी कि एक सर्कल है, सर्कल दूर बड़ा होता जा रहा है। अब उस सर्कल के दूर होने की वजह से जो फॉल्कन है, यानी कि जो मॉडर्न मैन है, वो अपने फॉल्कनर को ही नहीं सुन पा रहा है, यानी कि जो अपने क्रिएटर को ही नहीं सुन पा रहा, और यानी कि गॉड को, क्राइस्ट को, रिलीजन से दूर होता जा रहा है। और मॉडर्न मैन इसी की वजह से हम देखेंगे कि आगे वो कहते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट, और हर चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर चली गई हुई है। अब यहाँ पे जो फॉल्कन और फॉल्कनर की टर्म यूज़ की गई है, इसको डिवाइस को पोलीपोटोटल कहा जाता है, यानी कि सेम रूट के वर्ड जो हैं उनको यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे रेपिटेशन हो रही है उनकी। फॉल्कन से ही एक टर्म आगे निकली है, फॉल्कनर। अच्छा, तो बैक टू द एक्सप्लेनेशन, थिंग्स फॉल्स अपार्ट, जो हर चीज़ जो है आउट ऑफ ऑर्डर है मॉडर्न एज के अंदर, और द सेंटर कैन नॉट होल्ड मेयर एनार्की इज लूजन अपॉन द वर्ल्ड, कि जो सेंटर है उसका होल्ड ही नहीं रहा दुनिया के ऊपर, क्योंकि वीक हो जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली जब सर्कल बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो सेंटर के ऊपर जो ग्रिप होती है ना वो थोड़ी होती जाती है। जिस तरह अगर साइंस के स्टूडेंट आप लोग रहे हैं तो आप लोगों को आइडिया हो कि जो एटम या न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, उसने पकड़ा होता है इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन जितना दूर इलेक्ट्रॉन अपने शेल, दूर वाले शेल में होता है, उसकी ग्रिप न्यूक्लियस की उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत वीक होती जाती है, और वो किसी भी वक्त जो होता है वो सर्कल को निकल जाता है वहाँ से। तो वैसे ही जब एक जायर यानी कि अनस्टॉपेबल सर्कुलर मूवमेंट है वो वाइडन और वास्ट हुई जा रही है, वो फैली जा रही है, तो उसका जो सेंटर है उसकी जो उसके ऊपर ग्रिप है वो थोड़ी होती जा रही है, यानी कि जो मॉडर्न मैन है वो दूर होता जा रहा है अपने सेंटर से, अपने रिलीजन से। और इसी की वजह से जब सेंटर के ऊपर होल्ड ही नहीं है, सेंटर का होल्ड ही नहीं है, तो इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रही है और डिसकनेक्ट हो रहे हैं वो अपनी रूट से, जो कि विक्टोरियन एज में हमें देखने को मिलता है कि रिलीजन के करीब हैं कितने ज़्यादा, और ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे अब दूर हो रहे हैं, और जिसकी वजह से नियर अनार्की, अनार्की यानी ट्रबल एंड वरी है पूरी दुनिया में फैली हुई। द ब्लड dimmed tide is loosed and everywhere the ceremony of innocence is drawn। अब blood dimmed tide यानी कि इतना bloodshed था वर्ल्ड वॉर वन में और वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, कि इस तरह उसने इसको सिंबलाइज किया है, ये मेटाफर यूज़ किया कि अब पानी है या खून है, अब पानी के अंदर जब ब्लड मिक्स हो जाता है ना तो उसने भी रेड हो जाना होता है, तो हर जगह खून खून देखने को मिल रहा है, हर जगह टाइड्स हैं खून की, एंड एवरीवेयर हर जगह द सेरेमनी यानी कि जो वे ऑफ लाइफ है, जो तरीका है इनोसेंट लोगों का गुजारने का। ऑब्वियसली जो इनोसेंट पीपल है वो डूब चुके हैं, ड्राउंड है, क्योंकि कमज़ोर तरीन ईमान है उनका, कि जब दिल में वो अहद ही नहीं करे या वो फैसला ही नहीं करे कि हमने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, और वो बस अपनी इनोसेंस के अंदर बैठे हुए हैं, गलत काम को रोक नहीं रहे हैं। तो इसकी वजह से जो और दूसरी तरफ जो बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, और जो बुरे लोग हैं इन जो
द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। यानी कि जो इनोसेंट लोग हैं वो डिटर्मिन या अनपैशनेट है, अनडिसिसिव है, जो फैसला नहीं सही से कर पा रहे और इतने पुख्ता नहीं है अपने इरादों के ऊपर। दूसरी तरफ जो वर्स्ट हैं यानी कि इमोरल लोग हैं या जो इनोसेंट नहीं है वो फुली पैशनेट है, बहुत जज्बा है उनके अंदर, जोश है और हाई पीक के ऊपर, अबंडेंस के ऊपर, इंटेंसिटी है उसके अंदर, पीक के ऊपर है उनका पैशन। तो यहाँ पे इनोसेंट लोग और वर्स्ट लोगों का कंपैरिजन करके कहा गया कि जो इनोसेंट लोग हैं वो डिटर्मिन नहीं है और जो वर्स्ट लोग हैं वो हर जगह फैले हुए हैं, क्योंकि वो तो अपने फैसलों में डिटर्मिंड है और वो वही कर रहे हैं जो उनको करना है। The next line is surely some revelation is at hand, surely the second coming is at hand, the second coming। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं surely, यकीनन, some revelation यानी कि कोई प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो होने वाला है, कोई ऊपर से कुछ नजूल होने वाला है, बहुत करीब है। इस हैंड यानी बहुत करीब है। श्योरली द लास्ट कमिंग इज़ एट हैंड, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट है वो बहुत जल्द दुनिया पे आने लगे हैं, क्योंकि उनकी सेकंड कमिंग तभी होगी जबकि फेथ दुनिया पे नहीं रहे, दुनिया में किसी के अंदर फेथ, ईमान नहीं रहेगा गॉड के ऊपर, क्रिएटर के ऊपर, और जुल्म की इंतहा हो चुकी होगी। द सेकेंड कमिंग, अब एक्सक्लेमेशन मार्क उसके आगे यूज़ किया गया, यानी कि वो अपनी विश, अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रहा है। ये एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड यहाँ पे उसने यूज़ किया। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मंडी ट्रबल्स माई साइड। और ये बहुत मुश्किल से ये लफ्ज़ मेरे मुंह से निकले और मैंने, वो राइटर कह रहे कि मैंने एक इमेज देख ली है। किसकी इमेज देखी है? स्पिरिटस मुंडी की, जो कि एक लैटिन फ्रेज़ है। इसका मतलब होता है स्टोर ऑफ स्पिरिट्स, यानी रूहों का और दूसरी जो खलाई मखलूक होती है उसका जो स्टोर है इस दुनिया में जो है, उसको स्पिरिटस मुंडी यहाँ पे उसने सिम्बलाइज़ किया। और उसने कहा है कि मैंने उसकी इमेज देख ली और मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरी नज़र के सामने से ये क्या गुजर गया। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेकंड कमिंग होगी, लेकिन मैंने तो क्या देखा है? समवेयर इन सैंड ऑफ अ डिजर्ट अ शेप विद लाइन बॉडी एंड हेड ऑफ अ मैन, अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तो सेकंड कमिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मैंने क्या देखा है? सहरा जो है उसकी रेत के ऊपर एक जिस्म जिसका शेर जैसा है, लेकिन जिसका हेड यानी सर जो है वो इंसान जैसा, एक आदमी जैसा है, और जिसकी नज़रें ब्लैंक है, गेज़ यानी उसकी नज़र एक तरह से स्फिंक्स कह लें, उसने देख लिया है, और ब्लैंक है, कोल्ड है, इमोशनलेस है वो जो भी एक क्रिएचर है, फीलिंगलेस क्रिएचर है, एक्सप्रेशनलेस क्रिएचर है, और बहुत जालिम है। किसकी तरह? सूरज की तरह। सूरज की हॉटनेस जो होती है ना, उसकी हरारत या गर्माहट होती है, वो सबके लिए एक जैसी है। ये नहीं कि किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। वो इस तरह करें कि नहीं इसको गर्मी लग रही है तो चले, धूप ज़्यादा लग रही है तो इसके ऊपर मैं ना अपनी जो सनलाइट है ना डालूं, या अपनी जो हरारत है वो ना डालूं, अपनी हॉटनेस कम कर दूं उसके ऊपर, नहीं। इसी तरह जो एक क्रिएचर उसने देखी है जिसकी बॉडी जो लाइन जैसी है और जिसका हेड एक इंसान जैसा है, वो भी वैसा ही है कि सबके लिए वो जालिम है, एक हर किसी के लिए बराबर है और पिटीलेस है। वो इज़ मूविंग इट्स स्लो थाइज, अब वो अपनी यानी कि टांगे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहा है। वाइल ऑल अबाउट इट रील शेडो ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स, और रिवॉल्व कर रही है उसके इर्द गिर्द, रील हो रही है, रोटेट कर रहा है। क्या? शेडो। शेडो किसका? इंडिजिनेंट यानी एंग्री या एनॉयड बर्ड, जो सहरा के अंदर बर्ड्स हैं उनका। ऑब्वियसली हर जो क्रिएचर है वो भी डिस्टर्ब है, बर्ड्स तक डिस्टर्ब है। डेजर्ट के बर्ड जो उस क्रिएचर को देख रहे हैं और उसको देख के वो एंग्री हो रहे हैं, अनॉय हो रहे हैं। और शेडो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि बर्ड्स उसके करीब नहीं है, थोड़ा दूर है, तो मतलब उसके ऊपर शेडो पड़ रहा है उन बर्ड्स का। The darkness drops again, but now I know that 20 years of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle। अब यहाँ पे कह रहे हैं डार्कनेस जो है उसकी जो होप थी कि अभी इसने इस पैराग्राफ में क्या किया, उसको लगता है कि सेकंड कमिंग आने वाली है, यानी कि क्राइस्ट दोबारा से इस दुनिया में आने लगे, लेकिन उसकी जो होप थी वो डार्कनेस में तब्दील हो गया है और वो होपलेस हो गया है दोबारा से, क्योंकि उसको पता है कि जो 20 सेंचुरी से जो
एक स्टोनी स्लीप में सो रहा था, वो जानवर जो सो रहा था, वो जो क्रिएचर सो रहा था, वो रिमूव्ड टू नाइटमेयर, वो हॉरिफाइंग ड्रीम बन चुका है, और वो बाय अ रॉकिंग क्रेडल. And what rough beast, rough yani wild beast, it's our come around at last, slouches towards Bethlehem to be born. अब वो क्या कह रहे हैं, बेथलेहम क्राइस्ट की बर्थ प्लेस है, तो वो कह रहे हैं कि स्लाउचेस यानी वो स्लोली किसकी तरफ, इन ऑकवर्ड वे, वो जो क्रिएचर है वो बर्थ प्लेस ऑफ क्राइस्ट की तरफ जा रहा है, तो क्या वो पैदा होने वहाँ पे जा रहा है. तो ये जो एंड पे क्वेश्चन मार्क उसने यूज़ किया है, ये स्पेशलिटी है येट्स की पोइम की. तो हमें देखने को मिलता है उसने एक एपोक्लिप्टिक रेवलेशन की है यहाँ पर, जिसका मतलब होता है एक ऐसी रेवलेशन यानी एक ऐसी पेशेंट गोई जो कि डरा देने वाली हो, हॉरिफाइंग विद ट्रबल्स हो, जो बहुत ज़्यादा. तो ये हमें देखने को मिलता है इसके अंदर. और हमें सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं. मॉडर्न मैन जो कि रिलीजन से दूर होता जा रहा है, वो बहुत पोइट जो है वो परेशान है, और दूसरी तरफ उसने एक ऐसी क्रिएचर देख ली है जिसको वो देख के डर चुका है, जो कि दुनिया के अंदर तबाही ला देगी. ऑब्वियसली वो जो लाइन बॉडी है और उसका लेकिन इंसानों जैसा सर है, और वो बहुत पीटीलेस है, और इसके ब्लैंक गेज है कि हर जो चिरिंद परिंद, जो जानवर परिंदे, सब लोग उसको देख के ना वो भी डर गए. जो इंसान है ऑब्वियसली पोइट उसने देखा, वो भी डर गया, जो बर्ड्स हैं वो भी देख के डर गए, क्योंकि ट्रबल उनको फील हो रही है कि उसकी वजह से ट्रबल आएगी दुनिया के अंदर. और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था, मॉडर्निज्म आ जाता है कि मैन अवे फ्रॉम गॉड है, और बिलीव करते हैं कि लोगों की मदद के लिए कोई भी नहीं आया उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इतना ब्लड शेड हुआ, और जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो गया. और ये हमें देखने को मिलता है. और एक यूरोपियन स्कॉलर थे, उन्होंने तो ये भी कह दिया था, द गॉड इज़ ऑन हिज प्लेस, द ह्यूमन इज़ ऑन वॉक. और एक फ़िलासफ़र ने ये कहा था कि देयर इज़ नो गॉड, यानी कोई गॉड नहीं है. चलें, यहाँ पे हमारी एक्सप्लेनेशन और हमारी ट्रांसलेशन ख़त्म होती है. आई होप सो आप लोगों को समझ लगी हो, और आप लोगों को कुछ हेल्प इससे मिले. और आप लोगों के जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं, अगर आपको कुछ और इसका मीनिंग समझ लगी है तो काइंडली शेयर कीजिएगा कमेंट के अंदर. एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.